देखो, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था इनर्टनेस एंड लेबिलिटी बेस्ड अपॉन द बीबीटी थ्योरी। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने सीएफटी की थ्योरी पे हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। तो इसको हम लोग आज कंप्लीट कर, क्योंकि काफी सिलेबस डिले हो जाएगा, इससे अच्छा हम साइड से लेके इसको चलते रहें। ठीक है। देखो, इनर्टनेस एंड लेबिलिटी जो सीएफटी का है, बेसिकली आप देखोगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे टोटल दो फैक्टर रिस्पॉन्स, और दूसरा जो होता है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, कुछ पॉइंट हम, ठीक। तो डी ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल जो होता है आपको पता है कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो होते हैं, एक दो तीन पाँच। अंडर इंट्रोडक्शन देखे थे, लेकिन अगर ज्यादा स्लो चलेंगे तो यहाँ पे डी में टोटल 5 घर होते हैं, तो और इजी में टूटता है, ठीक है ना। टूटता है और इजी में टूटता है, ठीक है ना। तो ये तो हमें बेसिक चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन विजिट नहीं, जल्दी कर लो क्योंकि तो हम सोचे क्लास लेके हम खाली हो जाए अपना। चैट बॉक्स एप्लीकेशन में अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लेना, क्योंकि आता रहता है रोज, पहले किए। क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि स्क्रीन विजिबल है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। राघवी क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीएफ के बेसिस पे हमारा इनलेबिलिटी और इनर्टनेस डिपेंड कर। सीएफटी में ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी हमारा दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, दूसरा हमारा क्या होता है क्रिस्टल फील्ड एक्टिव। और हम नॉर्मली जानते हैं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो दो पार्ट, टी टू जी में टूटता है और ईजी में टूटता है, ठीक है। दो पार्ट में टूटता है, टी टू जी में, टी टू जी में ब्रेक होता है और ईजी। तो हमें इसके बेसिस पे इनर्टनेस और लेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करते हैं डी के बारे में, तो हम सबसे पहले कुछ पॉइंट हम आपको याद कराए थे, वो याद आपको दिमाग में रखना होगा। ये है कि अगर हमारा पहला आपको पॉइंट ये याद रखना कि अगर हमारा टी टू जी जो होगा, नीचे का जो तीन होता है, टी टू जी अगर हाफ फील्ड रहता है, मतलब ऐसे हाफ हाफ फील्ड भरा रहता है इसके अंदर, ठीक है, या फिर हाफ फील्ड से ज्यादा रहता है, मतलब हाफ तीन चार हो, हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से ज्यादा हो, और इजी ऑर्बिटल जो हमारे पास है अगर वो खाली रहता है, तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा पूरी तरीके से क्या होगा, इनर्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा पहला लाइन याद रखेंगे कि अगर हमारा टी टू जी हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से ज्यादा हो, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, वो इनर्ट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन क्या याद रखने वाले हैं, दूसरा पॉइंट ये याद रखने वाले हैं कि अगर अगर इसके अंदर अगर तीन या तीन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है टी टू जी ऑर्बिटल में, ठीक है, तीन से तीन या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है टी टू जी ऑर्बिटल में, तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या रहेगा, ठीक है। और ईजी आपका क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए।
दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि अगर T2G में 0 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कुछ नहीं है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर T2G में हम बात करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो जब भी हो 3 से कम हो, और हमारा Eg खाली हो। तो अगर हमारे डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमेशा क्या होगा, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा हमेशा क्या होगा, लेबाइल होगा। इनर्ट में आपने देखा ना कि अगर 3 हो और 3 से ज्यादा हो, और T2G में और Eg खाली है, तो इनर्ट होगा। अगर हमारा 0 1 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो T2G में और Eg पूरा खाली हो, Eg की बातें नहीं हो रही अभी तक, तो Eg पूरा खाली हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, तब इस केस में लेबाइल हो जाएगा। अगर अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपको Eg में देखने को मिल गया, अगर Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाता है, तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेबाइल होता है। क्या होता है, लेबाइल होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें देखते हैं, डी में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। डी में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो जब डी में 0 इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑर्बिटल टूटेगा तो दो पार्ट में टूटेगा ना, T2G और Eg में। तो T2G में क्या है, 0, तब पहले क्या होगा, हमेशा पहले क्या होगा, नीचे वाला भरता है ना। पहले T2G भरता है, उसके बाद तो Eg भरता है। तो सबसे पहले कहोगे कि डी में 0 इलेक्ट्रॉन है और T2G में 0 है, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि अगर 0 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा क्या होता है, लेबाइल होता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, अगर ये एग्जाम्पल एग्जाम में आता है तो उसको आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। अगर मान लेते हैं कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा क्या होगा, तभी लेबाइल होगा। अगर हमारा डी टू रहेगा तो क्या होगा, कहोगे T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, लेबाइल हो जाएगा। आपने एक चीज पढ़ा था कि अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारा हमेशा क्या क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि डी फोर में एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो हाई स्पिन लो स्पिन में अंतर यही होता है, इनमें क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा ऐसे छोटा करते हैं, अगर हाई स्पिन लेते हैं, तो हाई स्पिन में जो T2G कैसे टूटता है, इस तरीके से, T2G ऊपर इस तरीके से देखे। अगर हाई स्पिन रहेगा तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन का फील होगा, तो कहोगे 1 2 3, मतलब सब 4 इलेक्ट्रॉन तो सबको एक एक ठो दे देगा। और D4 का अगर लो स्पिन लोगे ना, तो ये T2G में कैसे भरते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ये पहले खुद अब खा लेगा खाना, 1 2 3 4। इसमें दोनों में अंतर क्या है, हाई स्पिन रहा तो आपको दे देगा, और लो स्पिन रहेगा तो क्या करेगा, पहले खुद अपने घर में भरेगा, उसके बाद Eg को देगा। तो हाई स्पिन में क्या होगा कि पहले T2G में भरा, फिर बचा तो Eg में भर दिया। लेकिन D4 क्या हुआ कि पूरा का पूरा पहले अपना भर लिया, ठीक है, Eg को दिया नहीं। तो आपने पढ़ा था कि भैया अगर एक भी इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाता है, तो हमेशा वो लेबाइल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें Eg में इलेक्ट्रॉन चला गया है तो कहोगे लेबाइल हो जाएगा। इसमें क्या है, आपने ये पढ़ा था, ये Eg में नहीं गया तो क्या हुआ, इनर्ट होगा। आपने पढ़ा था कि Eg में नहीं रहना चाहिए, T2G में 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है, इनर्ट हो जाता है। तो लो स्पिन में क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, और हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा। ठीक है। पीपीटी में थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, बस यही अंतर है। चलो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं D5 में। D5 में भी दो होगा, एक हाई स्पिन होगा, एक लो स्पिन होगा। तो D5 में अगर हमारे पास हाई स्पिन रहता है, तो पहले बना लो, T2G हो गया, ऊपर क्या Eg हो गया, नीचे भी बना लो, T2G बन गया और Eg बन गया। तो हम मान लेते हैं कि D5 का ये लो स्पिन है और हाई स्पिन है। तो हाई स्पिन में क्या होता है कि T2G में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3, और बाकी दो बच गए तो ऊपर भर देंगे, 3 के बाद 4 5, मतलब ये क्या होता है, पहले सबको बांट देता है, उसके बाद बचता है तो खुद लेता है। लेकिन लो स्पिन वाला क्या होता है कि पांचों इलेक्ट्रॉन पहले खुद खाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या होगा, Eg में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा था कि अगर Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो वो लेबाइल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, D5 का हाई स्पिन क्या हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा। और D5 का लो स्पिन में क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी? चलो, अब चलो यहाँ पे बात करते हैं क्या, यहाँ पे बात करते हैं D6 के बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स अगर D6 आ जाता है तो क्या होगा।
तो अगर D6 हमारे पास लो स्पिन हो और D6 हाई स्पिन हो, D6 आपका क्या हो, हाँ, तो यहाँ बना लो T2G, इजी हो गया। यहाँ पे बना लो T2G और यहाँ बना लो क्या, इजी हो गया। तो अगर D6 में लो स्पिन रहता है, D6 में अगर लो स्पिन रहता है, तो लो स्पिन में क्या होगा कि पहले खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6, 1 2 3 4 5, खुद खा लेगा। अगर हाई स्पिन रहेगा तो सबको बांटेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखेंगे क्या, आप लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर ईजी में चला जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो लेबाइल हो जाता है। तो और इसमें ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें है, हाई स्पिन D6 का लेबाइल हो जाएगा और जो लो स्पिन, यहाँ तक क्लियर है राघवी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राघवी टाइप इन चैट बॉक्स, क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें D7 में भी देखने के लिए मिलेगा। अगर D7 हाई स्पिन रहता है तो डी हाई स्पिन रहता है और एक भी इजी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वो लेबाइल हो जाएगा। और D7 में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। आप यही कहोगे कि आप एक भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो आपको भी पता है कि वो क्या हो जाएंगे, लेबाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि इसमें खाली D8 जो रहता है वो इनर्ट रहता है, बाकी D7 D8 D9 जो होते हैं हमेशा लेबाइल होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, रिवीजन करा देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कि नॉट एंडेबिलिटी क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आपने क्या मतलब लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे CFT के बेसिस पे। तो थियोरेटिकल मैंने नहीं लिखवाया है, थियोरेटिकल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखो इनॉट एंडेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो मैंने हालांकि सिंपल वे में करके आपको स्टार्टिंग में समझाया था, लेकिन यहाँ पे थियरी, यहाँ पे यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पे थियरी आपको दी गई है। इनर्टेंस लिबर्टी कॉम्प्लेक्स का थियरी BBT का ये पूरा दिया हुआ है। इसके बाद CFT का दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे, क्रिस्टल एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो पहले BBT पे थियरी कर देना ताकि आप लिख लेंगे। तो कहोगे कि इनर्ट एंड लेबिलिटी क्या होता था, कि जिसके अंदर को यहाँ लिखा है, द मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन विच द ligand displacement reaction is very fast। ठीक है, एंड सो हाई रिएक्टिविटी आर लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो आपने पढ़ा भी था, मैंने इसको अच्छे से समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही लिखवाया भी था, इनर्ट एंडेबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे बताओगे इनर्ट एंडेबिलिटी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जब बताओगे, कॉम्प्लेक्स का जब डिफाइन करोगे तो कहोगे कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, जिसके अंदर बहुत तेज होता है और जो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम लोग लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जिस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, रिएक्टिविटी होती है, बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, उसको इनर्टनेस बोला जाता है। बोलेंगे ना, कह रहा है इनर्ट है, कोई काम लायक नहीं है। तो इनर्ट एंड लेबिलिटी हम लोगों ने नॉर्मल देखा था, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स पे। तो कहोगे कि मेटल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लिगेंड का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तेज हो और रिएक्टिविटी ज्यादा हो, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जिस मेटल कॉम्प्लेक्स का जो रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत स्लो होता है और उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसको इनर्टनेस बोला जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने समझाया, बस कॉम्प्लेक्स थ्योरी आप लिख रहे हो। तो बताओगे इस थ्योरी के अनुसार, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, जो केमिकल बॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है ना, वो दो तरीके की होती है। और आपको पता है कि बैलेंस बॉन्ड टेट्राहेड्रल के लिए अप्लीकेबल नहीं थी, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए अप्लीकेबल थी। ये मैंने बताया भी था। आउटर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो तरीके का एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। बता दिखा रहा हूँ, इसके पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कराया है। तो बताओगे कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जनरली आप बताओगे लेबाइल नेचर के होते हैं।
और जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज किया था, बताया ये था कि इसमें अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये जो बॉन्ड होता है वीकर होता है। क्यों वीकर होता है, मैंने बताया था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में वाला जगह नहीं ले पाएगा, बाहरी अंदर वाला तो, और अंदर वाला जो स्ट्रांग बॉन्ड बना और बाहर वाला वीकर बॉन्ड बनाता है। इसीलिए जो होता है ये हमारा लिबाइल करेक्टर शो करता है। इसीलिए हमने बताया था कि ये लिबाइल करेक्टर शो करता है। और जैसे कि Mn+2 हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गए, ये सारे क्या होंगे, तो बहुत तेज लिगेंड डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, फास्ट लिगेंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं के बारे में। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन और D2sp3 होता है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल जो फील्ड होता है वो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड डोनेट करता है उससे फील्ड रहता है। तो इसीलिए कहोगे कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल का DXY DYZ और DZX ऑर्बिटल होता है वो पूरी तरीके से भरा रहता है। तो इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D2sp3 होता है। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर्ट भी हो सकते हैं और लेबाइल भी हो सकते हैं, लेकिन आपने आउटर ऑर्बिटल को क्या बताया कि हमेशा वो लेबाइले रहते हैं, लेकिन इसमें क्या रहते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये ये जो लेबिलिटी शो करते हैं ये इसके ऑर्बिटल के बेसिस पर डिपेंड करता है। यही बता ऑर्डर टू वन ऑर्बिटल आउट ऑफ डेक्स मस्ट बी एम्प्टी। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स के अनुसार, तो उसमें कोई DXY DYZ और DZX एक और ऑर्बिटल जरूर खाली रहना चाहिए, ठीक है। If can accept another electron pair and form the coordinated intermediate which is necessary step। हालांकि मैंने राघवी बहुत बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किया है, बस खाली हम यहाँ पे थियरी आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कॉपी में लिख लेना। हालांकि मैंने एकदम बढ़िया से ट्रिक के माध्यम से बताया कि कैसे आप पहचानोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर करना होगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ जैसे कि DXY DYZ DZX ऑर्बिटल के पास अगर एक भी इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इनकमिंग लिगेंड, तो इनकमिंग लिगेंड से, तो वो इनर्ट प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें ना, तो आप बढ़िया से वो कर सको। अब यहाँ पे देखेंगे लेबलिटी एसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFSC के बेसिस पे आप यहाँ पे थियोरेटिकल देख लो। तो कहोगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिएक्ट आइदर बाय SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अगर SN1 मैकेनिज्म होगा और SN2 मैकेनिज्म होगा तो आपने पता कि अगर SN1 के थ्रू उसमें इंटरमीडिएट बनेगा और SN2 रहेगा तो उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो मेन आप जब इसके अंदर देखोगे ना तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं CFT में, और जो भी होगा वो इंटरमीडिएट बीच में जरूर बनेगा। वो देखो दो तरीके का इंटरमीडिएट बने, 5 कार्बन का इंटरमीडिएट बनेगा और एक 7 कार्बन का इंटरमीडिएट बनेगा। तो इनर्ट एंड लेबिलिटी जो होती है CFSC में, इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन या तो SN1 मैकेनिज्म से होगा या तो SN2 मैकेनिज्म से होगा, और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 5 कोऑर्डिनेटेड बनेगा या तो 7 कोऑर्डिनेटेड बनेगा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड बनेगा या हेप्टा कोऑर्डिनेटेड बनेगा, ठीक है। तो ये in both the cases symmetry of the complex is down, and due to this change in the crystal symmetry CFSC value also change। तो जैसे इसी दोनों की बेसिस पे जो वैल्यू होती है CFSC वैल्यू चेंज होती है, और इसी के बेसिस पे डिफाइन होता है कि कौन सा हमारा इनर्ट है, कौन सा हमारा लिबाइल है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 रहेगा तो इसका इंटरमीडिएट ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहेगा तो आपको पेंटा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 कोऑर्डिनेटेड रहेगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहेगा तो आपको पेंटा, देखते हैं क्या कि लेबिलिटी और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या हो, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा पहले आज चालू कर दिए थे क्योंकि थक गए थे, हम सोचे जल्दी से खाना बना लेंगे, पढ़ा पढ़ो लेंगे तुम लोग को, लिख, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोगों को कुछ चीजें पता थी, तो इसलिए हम सोचे आज PDF से बता देते हैं, क्योंकि हमने एक एक चीज तुम लोग को लिख के बताया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFSC में, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी?
ठीक है। अब राघवी इसमें एक चीज समझना, अनन्या, अंजना, सीधा सीधा समझो। अगर अगर तुम लोग CFSC वैल्यू निकालते हो, ठीक है, इसको एक लाइन में आप समझ जाओगे। अगर देखो, आपने क्या बताया कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 रहेगा तो ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड रहेगा। पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट कोई भी मतलब कि कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स जो रहेगा उसका इंटरमीडिएट बनेगा 5 कोऑर्डिनेटेड या 7 कोऑर्डिनेटेड, इस तरीके से बनेगा। तो ये कह रहा है कि मान लेते अगर दोनों का CFSC वैल्यू निकालते हैं, इंटरमीडिएट का निकालते हो और नॉर्मल का निकालते हो, रिएक्टेंट का निकालते हो, ठीक है ना। तो अगर हमारा इंटरमीडिएट का CFSC वैल्यू ज्यादा, मान लेते हैं इसका 5 CFSC वैल्यू आ गई, और रिएक्टेंट का 2 ये CFSC वैल्यू है, तो यानी कि आप क्या कहोगे, इंटरमीडिएट का पेंटा कोऑर्डिनेटेड या हेप्टा कोऑर्डिनेटेड जो इंटरमीडिएट है इसका CFSC वैल्यू ज्यादा है, और रिएक्टेंट का CFSC वैल्यू दुइयट है, तो इंटरमीडिएट का ज्यादा होता है और रिएक्टेंट का कम रहता है, तो हमेशा क्या होगा, बाइल कॉम्प्लेक्स होगा। इसका निकालना सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, थियरी जरूर देख ले। कि अगर पेंटा कोऑर्डिनेटेड हेप्टा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बन रहा है और उस इंटरमीडिएट की CFSC वैल्यू ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो हमेशा लेबाइल। और अगर इंटरमीडिएट जो बना पेंटा कोऑर्डिनेटेड हेप्टा कोऑर्डिनेटेड, रिएक्टेंट का CFSC वैल्यू 5 है और इंटरमीडिएट का 3 बन गया, कम हो गया, तो यानी कि जब रिएक्टेंट का ज्यादा होगा और इंटरमीडिएट का कम हो जाएगा, तब वो हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थियरी पढ़ाने से पहले मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया, अब यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये बता रहा है कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये बता रहा है कि अगर CFSC वैल्यू किसकी 5 या 7 मेंबर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, देन द कॉम्प्लेक्स विल बी लेबाइल इन नेचर। ठीक है, और लेबाइल होगा, और उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी का होगा उसका जीरो होगा। तो देखो, अगर जितना ज्यादा उसका एनर्जी कम रहेगा, ध्यान देना, जितना ज्यादा एनर्जी कम रहेगा, ठीक है अंजना, जितना ज्यादा एनर्जी कम रहेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा और वो उतना ही लेबाइल होगा। इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि अगर CFSC वैल्यू 5 कोऑर्डिनेटेड या 7 कोऑर्डिनेटेड मेंबर या जो भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, अगर इसका मतलब कि CFSC वैल्यू कम हो जाती है और रिएक्टेंट की CFSC वैल्यू ज्यादा हो जाती है कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या होता है, इनर्ट नेचर शो करता है। क्या होता है, इनर्ट नेचर शो करता है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इनर्टनेस एंड लेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ CFSC। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप यहाँ पे आपने क्या पढ़ा वो चीज आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि अगर हमारे पास लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, क्योंकि D0 हो गया, D1 D2 D3 D4, आपने इससे पढ़ा ना कि कौन सा इनर्ट होता है कौन सा लेबाइल होता है। अब यहाँ पे बस खाली समझिएगा, अभी जो पहला 5 मेंबर इंटरमीडिएट और 7 में इंटरमीडिएट आपने पढ़ा है, अगर CFSC वैल्यू दोनों को माइनस करने के बाद, मतलब कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि अगर CFSC वैल्यू नेगेटिव में आती है, मतलब CFSC वैल्यू ना जीरो से कम आती है, ध्यान दीजिएगा, जीरो से कम आती है, तो हमेशा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, यानी कि लेबाइल होगा। अगर ये जीरो से ज्यादा होगा, 1 2 3 आने लगेगा, मतलब पॉजिटिव में आने लगेगा, जीरो से कम मतलब माइनस में है, तो क्या होगा, लेबाइल होगा। अगर CFSC वैल्यू जो हो जाएगा, अगर ज्यादा आएगा, पॉजिटिव में आने लगेगा, तो इनर्ट होता है। तो आप दो तरीके से यहाँ पे इनर्ट एंड लेबाइल, मतलब कि यहाँ पे आप एग्जाम के अंदर आप स्टेटमेंट या प्रूफ कर सकते हो या थ्योरी दे सकते हो कि भाई हमारा जो ऊपर कॉम्प्लेक्स है वो कैसे इनर्ट है और कैसे लेबाइल है। तो यहाँ बताओगे कि भैया D0 जो होता है, D1 होता है और D10 होता है, वो लेबाइल इन नेचर होता है। और D4 हो गया, D5 या D6 और D7 हो गया, हाई स्पिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो लेबाइल इन नेचर होता है। D3 हमेशा क्या होता है, इनर्ट होता है। यानी ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर हाई एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 7। इसके अंदर भी यही बताओगे कि अगर CFSC वैल्यू नेगेटिव में है तो ये भी बताता है कि कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा। अगर पॉजिटिव में रहेगा, वही सेम थ्योरी है कि वह अगर पॉजिटिव में जाएगा तो इनर्ट हो जाएगा। अब इसमें यही बताया कि D1 D0 D1 D10 होते हैं, वो लेबाइल इन नेचर होते हैं, और इसमें
D4 D5 D6 D7 जितने हाई स्पिन होते हैं वो लेबाइल इन नेचर होते हैं, और D3 खाली इनर्ट होता है। तो सेम चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में सेम है, ये भी D3 में इनर्ट। तो जो अगर आपको ये चीज नहीं आएगी तो आपने D1 वाला आप इनर्ट एंड लेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कल जब क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से पढ़ाएंगे तो तुम्हें ये सारी चीजें जब कॉपी पे लिख लिख के बताएंगे तो ये पूरा अच्छे से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, क्लियर है? देखो पीडीएफ के माध्यम से बताएं इसलिए थोड़ा सा कम समय में हो गया, आधा घंटा में ही लेक्चर इसका खत्म हो गया। ठीक है, कल वाला जो कि ऑलरेडी मैंने इसको पेन से थोड़ा बहुत बता दिया था, खाली थियोरेटिकल पोर्शन बचा था तो कर दिया। कल इसको बैक कैमरा से क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे निकालते हैं, इनर्ट एंड लेबिलिटी कैसे, उसको हम देखेंगे। राजू अंजना, क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। क्या मैं इस क्लास को यहाँ पे रोक सकता हूँ? कॉपी में नोट्स तुम लोग बनाते चलना अभी से सीरियल वाइज में। अभी क्लियर है? पेन पे एक बार लिख लो तो जो चीजें मैंने बताया है वो तुम्हारे दिमाग में अभी चलने लगेगा, तो आज ही ये काम कर लेना। ठीक है, या जब भी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, लेफ्ट कर जाओ।